तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं और वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं। पहला वर्ण का डेफिनेशन क्या होगा। वर्ण का डेफिनेशन लिखा है भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहते हैं उसे। ठीक है, या फिर इसको ही हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड ना हो सके या फिर जिसको हम और विच्छेदित ना कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ण का उदाहरण क्या होगा, जैसे हम लोग अ आ ई पढ़ते हैं ना, अ आ क ख ग ग। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब वर्ण है और इन वर्णों को हम तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं। तो डेफिनेशन में वही लिखा है भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ये सब हमारा क्या है, अ आ इ उ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या चीज है। वर्णमाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ण और माला। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं सामान्य शब्दों में, वर्णों की माला। जैसे फूलों की माला होती है ना, जब बहुत सारे फूलों को एक साथ एक धागे में पिरोया जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, माला बोलते हैं। वैसे ही वर्णों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करते हैं, एक जगह रखते हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, जब किसी भी भाषा के सभी वर्णों को एक साथ या क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा के सभी वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से जब हम एक साथ लिखते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं, ये तो वर्णमाला हुआ। एक चीज और है इसमें, वर्णमाला सभी भाषाओं की एक वर्णमाला होती है। ठीक है, अब वर्ण के बारे में देखते हैं। वर्ण का डेफिनेशन देखा हम लोग, अभी ये क्या देखेंगे, वर्ण। वर्ण या इसे ही अक्षर भी कहते हैं, इसके भेद देखते हैं। ठीक है, वर्णों के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, लेकिन जब हम स्वर को अलग देखते हैं तो स्वर के और तीन भेद हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। वैसे ही व्यंजन के स्वतंत्र रूप में, अगर व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से देखें तब उसके तीन और भेद हैं, स्वतंत्र भेद। कौन कौन सा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ये स्वतंत्र रूप से कैसे हैं उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर का डेफिनेशन क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। मतलब ऐसे वर्णों को जब हम उच्चारित करते हैं तो मुंह से जो हवा निकलती है वो बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू निकलती जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्वर में अ आ ई उ री ए ओ औ, तो इसमें हवा कहीं भी मुंह से निकलते वक्त रुकती नहीं है। तो स्वर का डेफिनेशन ये है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वर के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर किसे बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता हो। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं,
ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे अ, ई, उ और ए, री। ठीक है, इनकी संख्या है ह्रस्व स्वर की 4, इनकी संख्या 4 है। वैसे दीर्घ स्वर, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। कौन कौन सा? जैसे अ का क्या हो जाएगा? अ बोल रहे हैं ना हम, अ तो आ, उससे डबल समय लगा ना। अ का आ, ई का ई, उ का क्या हो जाएगा? ऊ। वैसे इसके बाद ए, ओ, औ। ठीक है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसकी संख्या कितनी है? 7। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होगा? जो ह्रस्व स्वर है उससे तिगुना समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता हो उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। इसका प्रयोग जो है हिंदी में बहुत कम होती है, इसका प्रयोग जो है संस्कृत में ज्यादा होता है ना। तो देखते हैं इसका जो शैली है वो ऐसे बनता है। ठीक है, तो इनका एक शब्द क्या बन जाएगा? जैसे हम लोग ओम लिखते हैं ना, तो ओम नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं ना। जैसे राम, ये भले हम राम को ऐसे लिखते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम। ऐसे जब आंख बंद करके बोलते हैं तो राम राम। तो इस प्रकार से अ का उच्चारण जो है लंबे समय तक होता है ना। ह्रस्व स्वर में अ का उच्चारण थोड़ा सा होता है, तो दीर्घ स्वर में आ, लेकिन वही प्लुत स्वर में लंबा समय तक होता है, बहुत लंबे समय तक। मतलब बहुत लंबे का मतलब ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा स्वर कितना हुआ? ये 4 और ये 7। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? संख्या 11। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होगी? 11 हो गई। अब देखते हैं इन स्वरों का जो चिन्ह होता है वो कैसे होता है। इनकी जो अ का कोई भी चिन्ह नहीं होता। ठीक है ना, कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आ का ये। अब आज से संबंधित कोई एक वर्ड बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं? जैसे काना लिख सकते हैं, इसमें आ का प्रयोग हुआ है, आ की मात्रा का। जैसे ई, तो ई का क्या हो जाएगा मात्रा? ये ई की मात्रा ये है। ठीक है, अब इनके शब्द देखते हैं। किसान लिख सकते हैं, किसान में छोटी ई की मात्रा है। बड़े ई, तो बड़ी ई की मात्रा ये। ठीक है, अब हम क्या बना सकते हैं शब्द इनका? कीमत। क में बड़ी की मात्रा लगी है ना, कीमत। उ की मात्रा ये। अब क्या लिख सकते हैं? इसके शब्द क्या है? जैसे कुल लिखते हैं, छोटा उ की मात्रा यूज हुआ, ऊ ये। ठीक है, तो जैसे फूल ऐसे लिख सकते हैं ना, या फूल भी लिखते हैं। री, री की मात्रा क्या है? ये। शब्द क्या बना सकते हैं? कृषि। एक की मात्रा ये। ठीक है, जैसे इसको शब्द हम क्या बना सकते हैं? केला। ए का क्या होगा? ये। इसका हम क्या लिख सकते हैं?
कैमरा लिख सकते हैं, भले ही कैमरा जो है इंग्लिश वर्ड है। फैसला लिख सकते हैं। ओ की मात्रा क्या आ जाएगी, ये ओ की मात्रा। ओ से एक शब्द बनाते हैं तो क्या बना सकते हैं, कोयल, कोयल लिख सकते हैं। क में ओ की मात्रा है, औ, ये कौ क्या हो जाएगा, कौन, या फिर कौवा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो 11 स्वर हो गए ना, अ ई उ री ए ओ औ, ये 11 स्वर हो गए। इसके बाद में अम और अहा। अम क्या है, ये अम, और ये हो गया आपका अहा। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है, इसकी मात्रा क्या है, ये पहला, और इसकी एक मात्रा हो जाएगी ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और इसको बोलते हैं हम अनुनासिक। इसको हम बोलते हैं अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। ये दोनों को मिलाकर, अम और आहा को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, अयोग वाक्य बोलते हैं। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को अयोग वाक्य बोलते हैं। अम और आहा दोनों मिलकर अयोग वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। ये अम की मात्रा क्या है, ये, और एक अम की मात्रा ये चंद्र बिंदु वाला। जो चंद्र बिंदु वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक। और ये एक केवल बिंदु होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार के हम क्या शब्द अगर देखें, जैसे संतरे, संतरे लिख सकते हैं। अनुनासिक में जहां पे चंद्र बिंदु का उपयोग होता है, अनुनासिक में हो जाएगा आपका मां, मां लिख सकते हैं ना। तो अब देखते हैं अनुस्वार किसको बोलते हैं और अनुनासिक किसको बोलते हैं। अनुस्वार में क्या होता है, जब अनुस्वार वाले शब्द को हम बोलते हैं तो उस समय जो हवा जो है केवल नाक से निकलती है। जैसे संतरे, संतरे बोल रहे हैं ना, बंदर। वैसे जब अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करते हैं तब क्या होता है, मुंह से और नाक दोनों से हवा निकलती है। जैसे मां, मतलब नाक से और मुंह से दोनों से हवा निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। और ये अगला आता है आपका अह। अह को हम क्या बोलते हैं, इसको हम, इसका मात्रा क्या है, विसर्ग। इसके शब्द कैसे बनते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे प्रायः, प्रातः, पुनः, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, स्वरों के बारे में, ठीक है ना। स्वर की परिभाषा क्या है, क्या बताया था मैंने, स्वर की परिभाषा, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में जो वायु जो है बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर। और इनकी संख्या कितनी है, 11। और स्वरों के कितने प्रकार बताया मैंने अभी, 3 प्रकार बताया था ना, ठीक है। तो वैसे ही अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन का डेफिनेशन क्या होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब इसको स्वतंत्र रूप से हम नहीं बोल सकते, इनका उच्चारण करते समय क्या होता है, स्वरों का सहायता लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं व्यंजन। जैसे क बोलते हैं तो क के साथ में अ लगता है, क प्लस अ, क प्लस अ, इसमें अलग लगा हुआ है ना, क प्लस अ बराबर क्या होगा, क। तो यहाँ पे अ स्वर है। वैसे ख बोलते हैं, ख के साथ में अ है। तो वैसे ही व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अब देखते
देखते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के स्वतंत्र रूप से कितने भेद हैं? स्वतंत्र रूप से 3 भेद हैं। कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसे बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे स्पर्श जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जो है मुख के विभिन्न भागों को टच करते हुए बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, 5 वर्गों में बांटते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। क वर्ग में कौन कौन सा आता है? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। अब इनका उच्चारण स्थान देखते हैं, कहाँ से ये उच्चारित है। ठीक है। इसके लिए एक लाइन है याद करने का, कंठ ताल मूर्धन तोष्ठ। क्या है? कंठ ताल मूर्धन तोष्ठ। क वर्ग से कंठ, कंठ से क वर्ग के जो व्यंजन है, इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो कहाँ से निकलते हैं? कंठ से। एक बार दोहरा करके देखिए, बोलिए। क, ख, ग, घ, अंग। यहाँ पे कंठ में वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है ना। क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है। इसके बाद देखते हैं च वर्ग। बोल कर देखिए एक बार, च, छ, ज, झ, ञ। बस ये कहाँ से हो रही है? ताल। ताल मतलब तालु। ठीक है। जो दांत के जस्ट ऊपर वाला भाग ये है, तो ये इस भाग को टच कर रही है ना, अपना जीवा जो है उसको हम बोलते हैं तालु। उसके बाद है ट वर्ग, ट, थ, ड, ढ, ण। ये कहाँ से आती है? मूर्धा से। ठीक है। ये मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ण, मतलब ये तालु से और ऊपर, जो जीवा से सीधे ऊपर, ठीक ऊपर, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। ठीक है। अब त, थ, द, ध, न, जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जीवा किसमें टच होती है? दांत से। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दंत या फिर दंत व्यंजन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। ये कहाँ से आती है? दंत से। ठीक है। प, फ, ब, भ, म। प वर्ग में ये 5 व्यंजन है, तो प, फ, ब, भ, म इसका उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जो ओठ है वो आपस में मिलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है? क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ है। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। क से लेकर म तक। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं? इसका डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ जो है मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, वो हल्का सा स्पर्श करती है, उसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। इनकी संख्या भी 4 है। म के बाद क्या आती है? प, फ, ब, भ, म। म के बाद य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक। उसके बाद कौन सा आता है? ये उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन जो है नाम से ही स्पष्ट है। कैसे? उष्म। ये उष्म मतलब जहां पे उष्मा निकलती हो। ठीक है ना। तो डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु और मुख के आपसी रगड़ से उष्मा पैदा होती हो, उसको बोलते हैं हम उष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 है। कौन कौन सा है? वो के बाद क्या आती है? क्या है? श, श,
और ये फ, इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की 4, पुष्ट व्यंजन की 4। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 33। तो स्वतंत्र रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33, 35। ठीक है। इसके अलावा और भी व्यंजन हैं, लेकिन वो क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप में नहीं है, उसको हम बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर, द्वित्व व्यंजन और आगत व्यंजन। ठीक है। तो देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब जो आपस में, जब दो व्यंजन आपस में मिला हुआ होता है, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या क्या हो सकता है? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये व्यंजन जो है अकेले या फिर स्वतंत्र रूप में नहीं है, इनके साथ में और व्यंजनों का मेल है, तभी ये व्यंजन बना हुआ है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब इसको अगर हम समझें कैसे, तो छ लिखा है, इस छ को हम अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा? छ का, जैसे छ, ये जो है क प्लस स प्लस अ, ये क में हलंत है, स में हलंत, ये अ, ये मिलकर क्या बना है? छ। इसको समझने के लिए हम आराम से भी बोल सकते हैं। छ, क्ष बोलते हैं तो क से उच्चारण होता है ना, छ छ क्ष। इसको क और ऐसे भी लिख सकते हैं, क प्लस स। ठीक है। त्र है, त्र किससे मिलकर बनी हुई है? त्र, त, र प्लस अ, त्र। तो इसमें दो व्यंजन कौन कौन से हैं? त और र। त और र मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है। वैसे ज्ञ, ज्ञ किससे मिलकर बना हुआ है? ज और इया, ज और इया बोलते हैं ना। ठीक है। और ये श्र, श्र किससे मिलकर बना हुआ है? इसमें अभी हम जोड़ सकते हैं, अगर हम अ लगाएंगे यहाँ पर हमको हलंत लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये श्र देखते हैं, श्र किससे मिलकर बना हुआ है? श्र प्लस र। अगर इसमें हम अ भी लगाते हैं तो यहाँ र में हलंत लगाना पड़ेगा ना। अगर र में हलंत नहीं लगाए हैं तो र को ऐसे ही रखना है, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। ये हुआ श्र। श्र किससे मिलकर बना हुआ है? स और र से। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, जिसमें जो व्यंजन है वो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन मतलब जो एक्स्ट्रा है ना, वो कैसे अतिरिक्त व्यंजन है? जैसे ये हम ड पढ़े हैं ना, ये ड और ये ढ, तो इसमें ये ड और ये ढ, इसमें हम एक बिंदु लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ड़ और ढ़। इस कारण से इसको बोलते हैं अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है संयुक्त अक्षर। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर एक ही है, लेकिन संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर में थोड़ा सा अंतर है। कैसे अंतर है? संयुक्त अक्षर हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे जहां पर जब दो व्यंजन जो है अलग अलग, जब दो व्यंजन जो है अलग अलग एक साथ आ जाता है, मत, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसको, जब दो अलग अलग व्यंजन जो है एक साथ आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। जैसे कि विद्या बोलते हैं ना, विद्या, विद्या क्या है? द और य, ये अलग व्यंजन है और ये अलग व्यंजन है। जब ये दोनों व्यंजन को एक साथ जोड़ करके लिखा जाता है तो
उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ठीक है, जैसे और मैं क्या लिख सकता हूं, नन्हा लिखता हूं, तो इसमें न और ये ख दोनों जुड़ा है ना आपस में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त अक्षर। ऐसे अक्षरों को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं। उसके बाद आती है ये द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसको बोलते हैं, जब एक ही प्रकार के व्यंजन जो है दो बार आता है, एक साथ दो बार आती है ना, तब उसको हम क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं अन्न, लिखता हूं अन्न, तो यहाँ पे न, आधा न और एक न, पूरा न, दोनों जो है एक ही व्यंजन है ना। जब दो एक ही प्रकार के व्यंजन एक साथ आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, द्वित्व व्यंजन। या फिर कच्चा लिखता हूं मैं, कच्चा लिखता हूं, तो ये आधा च और ये पूरा च, ये दोनों एक साथ आया ना और दोनों एक ही प्रकार के व्यंजन है, तो इसको हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। तब एक ही व्यंजन जो है दो बार आती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। यहाँ पर द्वि नाम से भी स्पष्ट है। ठीक है, उसके बाद अंतिम में आता है ये आपका आगत व्यंजन। आगत व्यंजन किसको बोलते हैं, हिंदी भाषा में क्या होता है, कई ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के हैं, उर्दू के भी हैं, फारसी के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं। तो ऐसे व्यंजनों का जब समावेश हो जाता है जो विदेशी भी हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन बोलते हैं। जैसे ज, इस टाइप से ज, फ, ये वर्ण है ना, ये व्यंजन। एक और है आर है, लेकिन उसको हम आगत स्वर बोलते हैं, आगत स्वर। जैसे आ, ये आगत स्वर होगा ना, ये आगत व्यंजन। जैसे इसका हम ज से क्या लिख सकते हैं, जमीन, फ से फैसला, ये आगत व्यंजन। अगर ये आगत स्वर का बोले आ, डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर। ठीक है, ये हुआ आगत व्यंजन। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को क्या बताया था, वर्णमाला बताया था। वर्णमाला का डेफिनेशन क्या बताया था, कि जब किसी भी भाषा के सभी वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी के वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, टोटल 52 वर्ण होते हैं। उसको मैंने अभी सबको एक साथ बताया था, अब हम उनको काउंट कर लेते हैं कि वो किस प्रकार से होता है। स्वरों की संख्या में बताया कितना, 11। ठीक है, अयोग हुआ बताया, अम और अह 2, स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक 25, अंतस्थ व्यंजन बताया था 4, ऊष्म व्यंजन इसकी भी संख्या 4 है, संयुक्त व्यंजन इसकी भी संख्या 4 है और अतिरिक्त व्यंजन इसकी संख्या 2 है। ठीक है, अब इसको हम जब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 52। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब ये वर्ण तो हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। जब वर्ण पढ़ रहे हैं तो वर्ण विच्छेद को भी जानना अनिवार्य है। तो वर्ण विच्छेद किसको बोलते हैं, वर्ण, ये वर्ण और विच्छेद का मतलब होता है उसको अलग करना होता है, मतलब वर्णों को अलग करना। किन वो कैसे वर्णों को, कौन कौन से वर्णों को, स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे कमल, मैं पहले ही बताया हूं कि जो व्यंजन होता है उसमें क्या होता है, स्वरों का सहायता लेना पड़ता है जब उसको उच्चारण करते हैं। तो जब कमल बोलते हैं तो इसमें स्वर और व्यंजन को जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क, हलन लगाएंगे। ठीक है, क प्लस अ बराबर क्या हुआ, क म, हलन लगाएंगे प्लस अ, उसके बाद क्या है ल, इसमें स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस, ये ल प्लस अ, क्या हुआ ये
कमल, क प्लस अ क, म प्लस अ म, ल प्लस अ ल, तो क्या हुआ ये कमल। तो वैसे मालिक का देखते हैं, मालिक में क्या है, म में आ की मात्रा है, तो म हलन प्लस आ, क्या हुआ माँ, प्लस ल, ल में छोटी की मात्रा है, तो ये ल हलन प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ई, छोटी ई, ये ली हुआ माँ ली क प्लस अ, मालिक अपना, इसमें अ में कोई व्यंजन नहीं है, तो ये अ प्लस प हलन प्लस प में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, तो अ, ठीक है ना, तो न प्लस आ, क्या हुआ ये अपना, ये अ प ना अपना, ठीक है। ड्रम, ड्रम में देखते हैं, ड्रम जब हम इसको बोलेंगे तो ड सबसे पहले किसमें क्या है ड, तो ड है तो उसका क्या हो जाएगा, ये ड तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, ड लिखते हैं, इसको हम हलन लगा देते हैं, ड्र, इसमें र है ना, र रेट की मात्रा वाला ये वाला, तो प्लस र, इसमें भी हम क्या करते हैं हलन लगा देते हैं, तो क्या हुआ ड्र, लेकिन ये अभी अ नहीं लगा है, जब ये अ लगेगा तब ये क्या हो जाएगा ड्र, फिर ये क्या हुआ म, या क्या है म, तो प्लस म प्लस अ, ड्रम, ठीक है। प्रकट, प्रकट में क्या हो जाएगा प हलन प्लस, प्रकट को बोलते हैं प्र, प्र प और रा है ना, प्र प र प्लस अ, क्या हुआ ये प्र, क प्लस अ प्लस ट प्लस अ, क्या हुआ प्रकट। क्षमा, क्षमा को मैं बताया था, छ जो है कौन सा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन बताया था, छ को संयुक्त व्यंजन ना, तो छ जो है किस किस से मिलकर बना होता है, क प्लस श प्लस अ, क्ष हुआ प्लस म प्लस आ, क्षमा। वैसे छत्री का छ का किससे बनता है, क प्लस श प्लस अ प्लस त्र का बनाया था त और र है ना, त प्लस र, और इसमें त्र में छोटी की मात्रा है, तो प्लस ई प्लस य प्लस अ, छत्री। तो लास्ट है ज्ञान, ज्ञान का क्या हो जाएगा, ज्ञान में ज्ञ का बताया था, ज्ञ का क्या होता है ज प्लस य बोलते हैं ना, य, इसमें भी हलंत लगाएंगे और इसको क्या करेंगे अ, लेकिन यहाँ पे क्या है ज्ञा, तो ये हो जाएगा आ की मात्रा, ज्ञा प्लस न प्लस